हेलो दोस्तों, हमारे क्लास में एक बार फिर से हम तुम्हारा स्वागत करते हैं। आज के क्लास में हम लोगों का टॉपिक है एरिल डायज़ोनियम सॉल्ट्स और उनके रिएक्शंस को समझने की कोशिश करना है हम लोगों को। तो सीधे हम पॉइंट पर आते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं। ये हमने बनाया बेंजीन रिंग और रिंग के साथ यहाँ पर हाइड्रोजन हटाओगे, हाइड्रोजन हटा करके N2+ और Cl- जोड़ दिया। इस पूरे कंपाउंड को हम नाम देते हैं बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड। बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड, बेंजीन रिंग है सो बेंजीन कहोगे ही कहोगे। डाई एजो, एजो मतलब होता है नाइट्रोजन और डाई मतलब दो बार, तो दो बार नाइट्रोजन, इसीलिए डाई एजो। फिर ये जो IUM लगा है ये पॉजिटिव आयंस को इंडिकेट करता है। जैसे तुम लिखते हो अमोनियम आयन, अमोनियम आयन, तो ये आयन नेगेटिव है कि पॉजिटिव, तो IUM लगा है मतलब पॉजिटिव आयन को इंडिकेट करने का ये तरीका है। सोडियम आयन लिखते हो, अंतिम में IUM लगा है तो Na+, ये पॉजिटिव आयन को इंडिकेट करता है। तो यहां पर भी ये पॉजिटिव आयन है, इसीलिए डायज़ोनियम। अगर ये क्लोराइड न रहे तो इतने पार्ट को बोलेंगे बेंजीन डायज़ोनियम आयन, और फिर ये पॉजिटिव आयन है तो इसके साथ एक नेगेटिव आयन जोड़ करके न्यूट्रलाइज कर दिया और एक पूरा का पूरा एक कंपाउंड हो गया बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड, राइट। इन जनरल एरीन, कोई एरोमेटिक रिंग है एरीन, एरीन डाई एजोनियम सॉल्ट, क्योंकि क्लोराइड ही हमेशा जरूरी रहे, मतलब हमेशा क्लोराइड ही देखने को मिले ऐसा कोई जरूरी तो नहीं। ब्रोमाइड भी हो सकता है, आयोडाइड भी हो सकता है, नाइट्रेट, नाइट्राइट, मतलब तमाम सारे नेगेटिव आयंस होते हैं और थियोरेटिकली यहाँ पर हम कोई भी नेगेटिव आयन रख करके सॉल्ट बना सकते हैं। तो एरीन डाइएजोनियम सॉल्ट बोलोगे। मोस्ट ऑफ द टाइम बेंजीन रहेगा, बेंजीन के साथ छोटे मोटे दूसरे ग्रुप्स भी तुम्हें देखने को मिल सकते हैं। डायज़ोनियम रहेगा ही रहेगा और क्लोराइड की जगह कभी ब्रोमाइड, कभी आयोडाइड, कभी फ्लोराइड, कभी नाइट्राइट, कभी नाइट्रेट, तमाम सारे एनायंस आते जाते रहेंगे। तो ये हुआ इसको लिखने का तरीका और इसके नाम वगैरह की थोड़ी बातें। इसकी सबसे बड़ी खासियत क्या है? सबसे बड़ी खासियत, पहले तो ये क्लोराइड को हटा दो, इससे कोई मतलब नहीं, बस इसके साथ साथ ऐसे ही चला आया है, राइट। जैसे तुम लेक्चर हॉल में जा रहे हो लेक्चर पढ़ने के लिए, तो जूते या चप्पल पहन करके जा रहे हो, तो अगर तुम जूता या चप्पल ना पहनो तब भी जा करके तुम लेक्चर इत्मीनान से सुन करके चले जाओगे। ऐसा नहीं कि जूता पहन करके नहीं जाओगे तो लेक्चर तुम्हें दिखाई और सुनाई नहीं पड़ेगा। तो वह जस्ट वहाँ तक पहुँचने के लिए एक तरीका है कि आसानी से तुम वहाँ तक पहुँचो। तो ये क्लोराइड का यहाँ कोई ऐसा रोल नहीं है, क्लोराइड को हटा दो। मेन चीज़ ये है एरीन डायज़ोनियम आयन। इस डायज़ोनियम आयन में ये वाला ग्रुप है, इट इज़ द बेस्ट लिविंग ग्रुप, बेस्ट लिविंग ग्रुप। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ये नियरली बेस्ट लिविंग ग्रुप है, इससे अच्छा कोई दूसरा लिविंग ग्रुप अब तुम्हें नहीं मिलेगा। नाइट्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज है, जोर से इलेक्ट्रॉनों को खींचेगा और इलेक्ट्रॉन लेकर के भाग जाएगा, और जब इलेक्ट्रॉन लेकर के भाग जाएगा तो तुम देखोगे यहां इस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, प्लस ये न्यूट्रल हो जाएगा N2 का स्ट्रक्चर देखो, नाइट्रोजन नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड की वजह से ये बहुत ही स्टेबल है, वेरी 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 स्टेबल, बहुत स्टेबल है। ट्रिपल बॉन्ड होने की वजह से नाइट्रोजन का मॉलिक्यूल बहुत स्टेबल है। नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल को जल्दी तुम किसी रिएक्शन में नहीं शामिल करा सकते हो, इसके बहुत ही कम रिएक्शंस होते हैं, बहुत ही अनरिएक्टिव मॉलिक्यूल है। हमारे एटमॉस्फेयर में 78% के आसपास नाइट्रोजन पाया जाता है। क्यों? क्योंकि नाइट्रोजन जल्दी किसी से रिएक्शन नहीं करता, इसीलिए 78% एटमॉस्फेयर में जो गैसेज हैं उसमें 78% नाइट्रोजन ही है। तो बहुत स्टेबल है, जल्दी किसी से रिएक्शन नहीं करता, तो एक बार जो निकल कर भागा तो अब इसको कोई पकड़ नहीं पाएगा इसकी स्टेबिलिटी की वजह से, इसीलिए ये बहुत ही अच्छा लिविंग ग्रुप है। और जब ये इलेक्ट्रॉन लेकर के भागेगा तो इसका तो पॉजिटिव चार्ज न्यूट्रलाइज हो जाएगा, लेकिन इस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और जब कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आ गया तुम इसके साथ अब कोई न्यूक्लियोफाइल चिपकाने को सोच सकते हो। न्यूक्लियोफाइल, इसके पास इलेक्ट्रॉन है, इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, ये अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट करके इसके साथ रिएक्शन कर लेगा।
राइट। जैसे अगर हम इसका रिएक्शन क्लोराइड के साथ करा दें, ठीक, तो क्लोराइड के साथ मिलकर के ये इसका रिएक्शन हम लोग क्लोराइड के साथ करा दें, तो क्लोराइड के साथ मिलकर के ये क्लोरोबेंजीन बना लेगा। इसका रिएक्शन हम ब्रोमाइड के साथ करा दें तो ये ब्रोमोबेंजीन बना लेगा। इसका रिएक्शन हम आयोडाइड के साथ करा दें, आयोडोबेंजीन बना लेगा। इसका रिएक्शन हम साइनाइड के साथ करा दें तो साइनोबेंजीन या बेंजोनाइट्राइल भी इसको कहते हैं, ठीक। फिलहाल चलो साइनोबेंजीन ही कह के काम चलाते हैं, साइनोबेंजीन बना लेगा। तो इस तरह से तुम देखोगे कि इस ग्रुप को हटाया, जगह बनी, फिर यहां पर न्यूक्लियोफाइल, तमाम तरह तरह के न्यूक्लियोफाइल्स लगा करके तरह तरह के कंपाउंड्स बनाए जा सकते हैं। तो यही जो है डायजोनियम सॉल्ट्स का इंपॉर्टेंस है कि डायजोनियम ग्रुप को बहुत आसानी से हटाया जा सकता है, और जब उसको हटाएंगे तो उसके बदले में कुछ नए नए ग्रुप्स लगा करके नए नए तरह के अलग अलग तरह के अच्छे अच्छे कंपाउंड्स अगर बन सके तो बना लेंगे हम, राइट। तो ये तो जस्ट ओवरव्यू हुआ कि डायजोनियम होता क्या है, उसकी मदद से हम करेंगे क्या। अब थोड़ा इस पर प्रॉपर डिस्कशन। सबसे पहले इसको बनाने का मेथड, डायजोनियम बनेगा कैसे, अगर हमको इसको बनाना हो तो कैसे बनाएंगे। तो अगर अपने पास NH2 अमीन ग्रुप है, प्राइमरी अमीन ग्रुप, इसका रिएक्शन तुम करा दो NaNO2 प्लस HCl के मिक्सचर से, और रिएक्शन 0 से लेकर के 5 डिग्री सेल्सियस के अंदर ही कराते हैं ना, बहुत लो टेम्परेचर पर। तो NaNO2 और HCl मिलकर क्या करते हैं, ये HNO2 बनाते हैं, ये दोनों मिलकर के HNO2 बनाते हैं, और यही HNO2 नाइट्रस एसिड, इसको तुम नाम देते हो नाइट्रस एसिड, और यही नाइट्रस एसिड जो है इसके साथ रिएक्शन करेगा, और रिएक्शन करके समहाउ इस NH2 को बदल देगा N2 प्लस में, और फिर रिएक्शन मीडियम में उस समय जो भी अवेलेबल नेगेटिव आयन कंपनी देने लायक रहेगा, कंपनी देने के लायक रहेगा, जैसे यहाँ पर HCl है तो Cl माइनस भी रहेगा, तो Cl माइनस इसके साथ ऐसे ज्वाइन कर लेगा कि चलो तुम्हारे पास प्लस हमारे पास माइनस, दोनों मिलकर के साथ में रहते हैं। मेन रिएक्शन यहीं तक है ना, कि NH2 से N2 प्लस बन गया, Cl माइनस क्लोराइड आयन जस्ट कंपनी दे रहा है। अगर HCl की जगह HBr रहा होता तो यहाँ पर Br माइनस हो सकता था, H2SO4 रहा होता तो HSO4 माइनस हो सकता था। तो जैसा एसिड लोगे वैसा एनायन यहाँ पर प्रेजेंट रहेगा, उसके लिए हमें परेशान होने की जरूरत नहीं है, राइट। उसके लिए हम लोगों को बहुत परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो ध्यान ये देना है कि NH2 है, HNO2 से रिएक्शन होगा, N2 प्लस बनेगा। HNO2 क्या होता है, ये अनस्टेबल होता है, मतलब तुम इसको सोचो कि बनाए और बना करके रख दे और फिर कल इस्तेमाल करेंगे, कल आज बना के रख दिया, कल खाएंगे तो कल तक ये बचेगा नहीं। जैसे खाने की कुछ चीजें होती है ना, उनको बनाओ और बना करके तुरंत खा पी करके खत्म करो, 2 घंटे बाद आओगे तो फिर वो खाने लायक नहीं बचता है, कुछ वैसा ही। ये अनस्टेबल, इसको बना करके तुम बहुत देर तक रख नहीं सकते हो। तो तुरंत बनाया तुरंत खाया, मतलब तुरंत बनाया और तुरंत इस्तेमाल किया। तो NaNO2 और HCl दोनों मिलेंगे तो NaNO2 टूटेगा तो क्या देगा, Na प्लस NO2 माइनस। HCl टूटेगा तो क्या देगा, H प्लस Cl माइनस। ये दोनों मिलेंगे तो क्या हो जाएगा, HNO2 हो जाएगा। तो HNO2 इस तरह से बनाया जाता है कि NaNO2 और HCl को मिलाकर के HNO2 बनाया जाता है और बना करके तुरंत इस्तेमाल करेंगे। तो एग्जैक्टली हम HNO2 नहीं मिलाते, हम क्या करते हैं, इसको NaNO2 प्लस HCl के साथ मिला देते हैं। ये जो अमीन होता है ये थोड़ा बेसिक होता है, NH2 ग्रुप की वजह से नाइट्रोजन के पास लोन पेयर होता है, तो ये बेसिक होता है। तो हम एग्जैक्टली एक्सपेरिमेंटल प्रोसीजर अगर तुम्हारे सामने रखें तो हम लोग करते क्या है, हम लोग इसको लेते हैं, जो अमीन है उसको लेते हैं, देन डिजॉल्व करते हैं इसको, डिजॉल्व इन डाइल्यूट HCl, ठीक। फिर इसको 0 डिग्री सेल्सियस पर इसको बर्फ के कांटेक्ट में रख देते हैं ताकि बिल्कुल ठंडा रहे। फिर इसमें आइस कूल्ड NaNO2 का एक्वस सोल्यूशन,
एक्वस सोल्यूशन ऐड करते हैं। तो इसको लिया, ठीक, HCl में डिजोल्व किया, ठंडा करके 0 डिग्री सेल्सियस पर मेंटेन किया, और NaNO2 का पानी में सोल्यूशन बना लेंगे और वो भी आइस कूल्ड रहेगा। इसको इसके साथ मिला देंगे और मिलाने के बाद अब तुम्हारा जो है बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड तैयार है। बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड तैयार है। बाहर नहीं निकाल सकते ना, सोल्यूशन के अंदर रहेगा, जो कि सारा रिएक्शन डाइल्यूट HCl मतलब पानी है, इसमें खूब ढेर सारा एक्वस सोल्यूशन NaNO2 का, इसमें भी पानी है ढेर सारा। तो ये सब कुछ सोल्यूशन के अंदर हो रहा है, और जो बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड है वो सोल्यूशन के अंदर पड़ा हुआ है। तुम सोचोगे कि सोल्यूशन में से बाहर निकाल ले, ठीक, तो बाहर नहीं निकाल पाओगे। ये बहुत स्टेबल नहीं होता है। क्यों स्टेबल नहीं होता है? क्योंकि ये निकल करके भागने वाला ग्रुप है। थोड़ा भी मौका मिला नहीं कि निकल करके भाग जाएगा, तो हमको इसको भागने से रोकना भी है ना। बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप है, तुरंत निकल करके भागता है, और निकल करके भाग जाएगा तो काम गड़बड़ हो जाएगा। तो हमको इसको भागने नहीं देना है, इसीलिए टेम्परेचर को बहुत लो रखते हैं। थोड़ा भी टेम्परेचर मिला तो भाग जाएगा, थोड़ा भी समय ज़्यादा मिला तो भाग जाएगा। तो हम लोग तुरंत बनाएंगे, तुरंत इसको फिर इसका जो भी करना है उसको इस्तेमाल करेंगे। एक तो HNO2 अपने आप में अनस्टेबल था, वो एक चीज़ था। ये जो बना है बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड, ये भी बहुत स्टेबल चीज़ नहीं होता है। इसको भी तुम सोचो कि बना करके रख दे और 3 दिन के बाद इस्तेमाल करेंगे, नहीं, तब तक ये बचेगा नहीं। धीरे धीरे अपने आप डिकम्पोज होकर के किसी और चीज़ में बदल जाएगा। तो हमको इसको भी बनाना है और बना करके नियरली तुरंत इस्तेमाल करना है। और साथ ही साथ ये भी ध्यान रखना है कि बनाते समय टेम्परेचर बहुत ज़्यादा ना हो, क्योंकि अगर टेम्परेचर ज़्यादा रहेगा तो क्या होगा, पानी है ना, डाइल्यूट HCl है। डाइल्यूट HCl का मतलब उसमें पानी खूब ढेर सारा है। तो पानी का मॉलिक्यूल अगर टेम्परेचर ज़्यादा रहा, थोड़ा भी टेम्परेचर इसको मिला, जैसे 10 डिग्री सेल्सियस या उससे ज़्यादा का टेम्परेचर मिलने लगा, तो तुम देखोगे कि ये जो डाइएजोनियम ग्रुप है N2+ है, ये निकल करके भागा तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज आया और तुरंत पानी का मॉलिक्यूल अब अपना खेल करना शुरू कर देगा। ये अपना लोन पेयर इसको डोनेट करेगा, लोन पेयर डोनेट करेगा तो O के साथ H, एक और H जोड़ दो। ऑक्सीजन ने लोन पेयर दिया, इस पर पॉजिटिव चार्ज, फिर इस पॉजिटिव चार्ज को हटाने के लिए इस बॉन्ड को ब्रेक करो और इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन को दे दो। तो फाइनली ये हो जाएगा तुम्हारा OH हो जाएगा, फिनॉल बन जाएगा, ठीक, फिनॉल बन जाएगा। तो डाइएजोनियम को 0 से 5 डिग्री सेल्सियस के बीच में मेंटेन रखते हैं। 10 डिग्री के थोड़ा भी ऊपर तुम गए नहीं कि ये रिएक्शन शुरू हो जाएगा। ये रिएक्शन शुरू हो जाएगा तो तुम्हारा डाइएजोनियम धीरे 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 फिनॉल में बदलना शुरू हो जाएगा। तो हम नहीं चाहते कि हमारा डाइएजोनियम बिना हमारी मर्जी की किसी चीज़ में बदल जाए। अगर फिनॉल में बदलना ही हमारा टारगेट है तब तो ठीक, लेकिन रोज रोज फिनॉल थोड़े बनाना होता है, हमेशा फिनॉल ही थोड़े बनाना होता है। कभी फिनॉल बनाना है, कभी कुछ बनाना है, कभी कुछ बनाना है। तो जो बनाना है हम चाहेंगे कि हमारा डाइएजोनियम उसके अकॉर्डिंग रिएक्शन करे, न कि अपने से रिएक्शन करता चला जाए। तो डाइएजोनियम को जो है हम पानी के मॉलिक्यूल से रिएक्शन न करने देने के लिए टेम्परेचर को लो रखते हैं। अदरवाइज HCl में मौजूद पानी, NaNO2 में मौजूद पानी, ये पानी का मॉलिक्यूल डाइएजोनियम के साथ रिएक्शन करके फिनॉल तक पहुंच जाएगा। हम नहीं चाहते कि ये रिएक्शन हो, कभी चाहते हैं लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम तो हम ये रिएक्शन नहीं कराना चाहेंगे ना। हमेशा यही रिएक्शन कराना हमारा टारगेट थोड़े होता है। जब यही रिएक्शन कराना टारगेट है तो ठीक है, बढ़ा दो टेम्परेचर, कोई बात नहीं है। लेकिन अगर इसका कोई और इस्तेमाल करना है, जैसे हम चाहते हैं कि यहाँ पर जो है ब्रोमाइड लगा दें, हम यहाँ पर ब्रोमाइड जोड़ दें, या फिर हम यहाँ पर साइनाइड जोड़ दें, या फिर हम यहाँ पर आयोडाइड जोड़ दें, तब तो हम पानी से रिएक्शन नहीं होने देना चाहते हैं ना। ऐसे सिचुएशन में जरूरी है कि हम टेम्परेचर को लो मेंटेन रखें। तो डाइएजोनियम कैसे बनाओगे? अमीन ग्रुप HNO2 से रिएक्शन करेगा, N2+ बनेगा, फिर यहाँ पर जो भी एनायन रहेगा एसिड में वो उसके साथ कंपनी देगा। तो यहाँ क्लोराइड है तो N2+Cl- डाइएजोनियम क्लोराइड, और इसको 0 से 5 डिग्री पर प्रोटेक्ट करके रखोगे। फिर इसका जो भी इस्तेमाल करना है इस्तेमाल हम लोग करेंगे आगे, फिर जैसा रिएक्शन कराना है इसको आगे रिएक्शन में इस्तेमाल करेंगे। ओके, इस रिएक्शन का मैकेनिज्म भी हम लोगों को जानना है। उसको जानने से पहले एक छोटी सी बेहद जरूरी चीज हम लोग जान ले कि अगर अपने पास ये रहे नाइट्रोबेंजीन, तो यहाँ से यहाँ कैसे पहुँचते हैं, ठीक। इसको यहाँ से यहाँ पहुँचाने के लिए रिडक्शन करना है, ऑक्सीजन को हटाना है, हाइड्रोजन लगाना है। तो सिर्फ इतना करना है, कोई प्रॉपर रिड्यूसिंग एजेंट जैसे आयरन के साथ HCl, या फिर कह सकते हो टीन के साथ HCl, उसके साथ बॉयल करते हैं। तो जब इन दोनों में से किसी के साथ भी बॉयल करोगे तो दोनों आपस में रिएक्शन करेंगे, हाइड्रोजन रिलीज करेंगे, और ये हाइड्रोजन इसके साथ रिएक्शन करके कह दो 6 हाइड्रोजन एटम्स। तो 2 हाइड्रोजन एटम तो नाइट्रोजन के साथ NH2 हो गया, 4 हाइड्रोजन एटम 2 ऑक्सीजन एटम्स के साथ मिल करके
2H2O बना लेंगे। ठीक, तो NO2 को NH2 में कैसे बदला जाता है, तो या तो आयरन HCl के साथ बॉयल करो या तो टीन HCl के साथ बॉयल करो, दोनों रिएक्शन करके हाइड्रोजन रिलीज करेंगे और वही हाइड्रोजन इसका रिडक्शन करके NH2 में कन्वर्ट कर देगा। टीन HCl आपस में रिएक्शन करके हाइड्रोजन रिलीज करेंगे, वही हाइड्रोजन इसका रिडक्शन करके NH2 में कन्वर्ट कर देगा। एक और चीज, यहां तक कैसे पहुंचा जाता है, तो हम जानते हैं बेंजीन, बेंजीन का रिएक्शन HNO3 और H2SO4 से करा लो तो बेंजीन से नाइट्रोबेंजीन बन जाता है, नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन, राइट। तो अगर हमें यहां से शुरू करना है तो बेंजीन का नाइट्रेशन किया, नाइट्रोबेंजीन बना, नाइट्रोबेंजीन का रिडक्शन किया, NH2 बन गया, NH2 का डाईएजोटाइजेशन, इसको डाईएजोटाइजेशन, ठीक, ये नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन, नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन। चीजों को नाम से भी हम लोगों को बुलाने आना चाहिए। ये क्या हुआ, रिडक्शन, रिडक्शन ऑफ नाइट्रो ग्रुप, तो अमीन बन गया। और फिर ये क्या हो रहा है, तो कह सकते हो डाईएजोटाइजेशन, डाईएजोटाइजेशन, डाईएजोटाइजेशन हो रहा है तो डायजोनियम बना। तो डायजोनियम बनाने का जो डायरेक्ट रिएक्शन है वो तो यही है, लेकिन कभी कभी हमें यहां से होते हुए यहां तक आना पड़ता है, तो ये भी ध्यान रखना कि अगर बेंजीन से यहां तक आना है तो ऐसा ऐसा रास्ता है कि बेंजीन से पहले नाइट्रोबेंजीन, फिर नाइट्रोबेंजीन से एनिलीन, इसको एनिलीन कहोगे ना, बेंजीन के साथ NH2 लगाया तो एनिलीन, नाइट्रो का रिडक्शन करके अमीन बनाया, पूरे कंपाउंड को एनिलीन कहा। एनिलीन को NaNO2 और HCl से 0 से 5 डिग्री सेल्सियस पर रिएक्शन करने का मौका दिया, दोनों मिलकर के HNO2 बनाएंगे और HNO2 जो है इसके साथ रिएक्शन करके डायजोनियम बनाएगा। ठीक, तो ये है पूरा का पूरा यहां से यहां तक का सीक्वेंस। कभी तुम्हें यहां से होते हुए यहां तक आना पड़ता है, कभी तुम्हें यहां से यहां तक आना पड़ता है और कभी सीधे यहां से यहां आना पड़ता है, तो जो भी करना पड़े उसको कर लेना आप। ओके, डायजोटाइजेशन का मैकेनिज्म, उसके मैकेनिज्म का थोड़ा सा डिस्कशन करें। डायजोटाइजेशन का मैकेनिज्म थोड़ा हम लोग समझते हैं। सो देखो, तुमने क्या लिया, NaNO2 प्लस HCl। HCl थोड़ा एक्सेस में रहता है, मतलब इससे रिएक्शन करने के बाद भी HCl बचा रहता है, तो ये बन गया HNO2 प्लस NaCl, राइट। अब ये HNO2 का स्ट्रक्चर जरा लिखो, HON डबल बॉन्ड O। HCl एक्सेस में है तो बचा हुआ HCl भी रहेगा, वो बचा हुआ HCl H प्लस आयन देगा, H प्लस आयन आकर के इस ऑक्सीजन के साथ, सॉरी इस ये जो हाइड्रोजन आयन है इस ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा। ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, इसने H को डोनेट किया, एज अ रिजल्ट HOH ऑक्सीजन पर प्लस एंड डबल बॉन्ड O। अब ठीक है, ये अच्छा लिविंग ग्रुप हो गया, ये निकल कर भागेगा, पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन खींचेगा, खींच करके लेकर के भागेगा, तो ये क्या हो गया, HOH, पानी का मॉलिक्यूल बन गया। इलेक्ट्रॉन पाते ही पॉजिटिव चार्ज खत्म, पॉजिटिव चार्ज आया नाइट्रोजन पर, ठीक, नाइट्रोजन पर प्लस का चार्ज, डबल बॉन्ड O। पीछे से ऑक्सीजन लोन पेयर डोनेट करके इसके साथ रेजोनेंस कर सकता है, रेजोनेंस कर सकता है तो इसके लिए एक और स्ट्रक्चर बना सकते हैं, एंड ट्रिपल बॉन्ड O ऑक्सीजन पर प्लस। ठीक, दोनों में से कोई भी स्ट्रक्चर हम लोग अप्लाई कर लेंगे जरूरत पड़ने पर, हमको इसको लेना है इसको ले लेंगे, इसको लेना है इसको ले लेंगे। एक ही चीज के दो रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स है। अगर एक मॉलिक्यूल के कई सारे रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स बनाए जा सकते हैं या एक आयन के कई सारे रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स बनाए जा सकते हैं, तो रिएक्शन करते समय उनमें से कोई भी इस्तेमाल कर लो। मोस्ट ऑफ द टाइम जो सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है उसी को इस्तेमाल करते हुए आगे बढ़ते हैं। ये कम स्टेबल, ये ज़्यादा स्टेबल, क्योंकि यहाँ पर इसका ऑक्टेट नहीं कंप्लीट है, इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ दोनों का ऑक्टेट कंप्लीट है। इसको देखने का एक और भी सिंपल तरीका होता है, जिसमें ज्यादा बॉन्ड्स दिखाई पड़ेंगे वो ज्यादा स्टेबल, इसमें 2 बॉन्ड्स दिखाई पड़ रहे हैं, इसमें 3 बॉन्ड्स दिखाई पड़ रहे हैं, ये ज्यादा स्टेबल। जिसमें ज्यादा बॉन्ड्स रहते हैं उसमें ज्यादा ऑक्टेट होता है, जिसमें कम बॉन्ड्स होते हैं उसमें कम ऑक्टेट होता है। तो इसमें नाइट्रोजन का ऑक्टेट नहीं है, ऑक्सीजन का ऑक्टेट है, ध्यान से सोचोगे तो समझ में आएगा। इसमें दोनों का ही ऑक्टेट है, राइट, इसमें दोनों का ही ऑक्टेट है। या फिर सेकेंड वे जो बताया, इसमें 2 ही बॉन्ड्स दिख रहे हैं, इसमें 3 बॉन्ड्स दिख रहे हैं। 3 बॉन्ड्स मतलब ज्यादा अट्रैक्शन, ज्यादा स्टेबल। तो इसको जो है नाइट्रोसोनियम आयन तुम कहते हो, नाइट्रोसोनियम आयन। अब ये पहुंचा NH2 के पास, ठीक, एरोमेटिक ग्रुप, उसके साथ NH2 लगा हुआ है।
और NH2 के पास लोन पेयर है, और ये नाइट्रोसोनियम आयन इसके पास आया। ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज है, ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉनों को खींच लिया, तो नाइट्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज आने लगेगा, इधर तुरंत इसने अपना इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट कर दिया। एज ए रिजल्ट ARN, ठीक, N के साथ ये वाला N, ठीक, इस N के साथ 2 हाइड्रोजन है, तो H डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ठीक, ट्रिपल बॉन्ड में से एक बॉन्ड तो ब्रेक हो गया, इलेक्ट्रॉन इसने ले लिया, तो डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। इसका प्लस का चार्ज खत्म, इसको इलेक्ट्रॉन यहां से मिला, इसने लोन पर डोनेट किया तो प्लस इस पर आ गया, इस पर ये हो गया पॉजिटिव चार्ज। अब इसमें से कुल मिलाकर करना क्या है, ये H और ये O, H2O निकाल दोगे तो नाइट्रोजन नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड बनता हुआ तुम्हें नजर आएगा, राइट। H2O निकालोगे फाइनली तो तुम्हें नाइट्रोजन नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड बनता हुआ नजर आएगा। तो सबसे पहले तो ये समझ लेना है कि 2 नाइट्रोजन आपस में कैसे जोड़े गए। तो HNO2 ने H+ आयन से रिएक्शन किया, ऑक्सीजन पर प्लस आया, ये निकल करके भागा, NO+ बना, जिसका रेजोनेंस स्ट्रक्चर ऐसे भी लिख सकते हो। फिर इस NO+ ने इसके साथ रिएक्शन किया, तो इसने इसको डोनेट किया, इस नाइट्रोजन ने अपना लोन पर इस वाले नाइट्रोजन को दिया, तो नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच में एक बॉन्ड बन गया। अब ये बॉन्ड सिंगल है, सिंगल को डबल, डबल को ट्रिपल करते चले जाएंगे तो डायजोनियम बन जाएगा। वो कोई मुश्किल काम नहीं है, तुम अपने से भी सोच सकते हो, लेकिन चलो हम तुम्हारे लिए लिखते चले जाते हैं। और कैसे कैसे लिखेंगे देखते हैं हम लोग। नाइट्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज रहने दो, फिर नाइट्रोजन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, तो प्लस का चार्ज है तो एक बॉन्ड ब्रेक करके इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन को दे दिया जाए। रिजल्ट क्या हुआ, एरोमेटिक ग्रुप, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के पास लोन पेयर आ गया, एक हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ठीक। अब क्या होगा, ये अपना लोन पेयर डोनेट करेगा, यहाँ डबल बॉन्ड, ये इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट कर दो, नाइट्रोजन ऑक्सीजन पर माइनस का चार्ज, मतलब इसी तरह से आगे बढ़ते जाओ, डबल बॉन्ड हो गया, लोन पर डोनेट किया तो प्लस का चार्ज, हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन पर माइनस है, फिर इसी में H+ जोड़ देना, ठीक, H+ जोड़ देना तो OH हो जाएगा। तो यहां से ये हो गया ARN डबल बॉन्ड N H और OH, इस पर प्लस का चार्ज है, बॉन्ड ब्रेक करो, फिर से इलेक्ट्रॉन इसको दो। अब क्या हो जाएगा, ARN न्यूट्रल हुआ, लोन पेयर, डबल बॉन्ड N एंड OH, ठीक। इस OH को एक H+ और दो, एक्सेस में HCl लिया है ना, एक्सेस में HCl लिया है तो HCl टूट करके H+ देता लेता रहता है। HCl को हमने एक्स्ट्रा लिया था तो बचा हुआ HCl H+ देता रहेगा। ये अपना लोन पेयर डोनेट करके ARN डबल बॉन्ड N OH2+, ऑक्सीजन पर प्लस का चार्ज, ये इलेक्ट्रॉन लेकर के भागा, इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसके पास लोन पर, इसने डोनेट कर दिया, और डोनेट कर दिया तो ARN ट्रिपल बॉन्ड N और इस पर पॉजिटिव चार्ज, यही है डायजोनियम, ठीक, ये निकल गया H2O। तो इस तरह से रिएक्शन का मैकेनिज्म, जो N2+ लिखते हैं यही 2 है ना, 2 नाइट्रोजन है, पॉजिटिव चार्ज इस पर है, और पॉजिटिव चार्ज की वजह से क्या करता है, ये इलेक्ट्रॉन लेकर के भागता है तो अच्छा लिविंग ग्रुप हो जाता है। तो किस तरह से NH2 से होते हुए हम धीरे 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 करते करते N ट्रिपल बॉन्डेड N विद पॉजिटिव चार्ज और नाइट्रोजन डायजोनियम ग्रुप तक पहुंचते हैं, ठीक, स्टेप बाय स्टेप हमने मैकेनिज्म भी तुम्हारे लिए लिख डाला, राइट। तो NH2 को HNO2 के साथ रिएक्शन करा के हम डायजोनियम तक पहुंचेंगे। HNO2 कहां से आया, NaNO2 और HCl के साथ। तो चलो डायजोनियम को कैसे कैसे बनाएंगे, बनाने के लिए रास्ते में क्या क्या मैकेनिज्म्स फॉलो करने पड़ेंगे, सब हमने देख लिया। अब डायजोनियम के रिएक्शंस की बात करी जाए। डायजोनियम के रिएक्शंस की बात करी जाए तो कोई एरोमेटिक रिंग है, उसके साथ N2+ लगा है, और कुछ XY माइनस जो भी है, चलो क्लोराइड ही लगा देते हैं, ठीक, क्लोराइड से हमें मतलब है नहीं, इसको तो हटा ही दो तुम। ये निकल करके भागेगा, भागेगा तो क्या होगा, एरोमेटिक ग्रुप पर पॉजिटिव चार्ज आया, और फिर पॉजिटिव चार्ज आने के बाद ये न्यूक्लियोफाइल से रिएक्शन करता हुआ फाइनल प्रोडक्ट बनाएगा, ठीक, यही रिएक्शन होना है बार बार। एक एग्जांपल हमने देखा ही है, यहाँ पर N2+ है, ठीक, Cl- है, इससे कोई मतलब ही नहीं, इसको तो पहले से तुम हटा दो। ये भी भागा, जब ये भागेगा तो क्या होगा, रिंग पर पॉजिटिव चार्ज आया, रिंग पर पॉजिटिव चार्ज आने से क्या होगा,
जैसे पानी का मॉलिक्यूल आसपास है तो पानी का मॉलिक्यूल अपना इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट करेगा, डोनेट करने से क्या होगा, यहाँ पर ऑक्सीजन हाइड्रोजन, हाइड्रोजन ऑक्सीजन पर प्लस का चार्ज आने से एक बॉन्ड ब्रेक करके इलेक्ट्रॉन इसको दे दो, तो फाइनली जो है OH और हाइड्रोजन आयन सेपरेट हो गया। तो हम लोग डायजोनियम को, कोई भी डायजोनियम सॉल्ट है N2Cl ही जैसे है, इसको पानी के साथ, ठीक, पानी के साथ 70-80 डिग्री पर रिएक्शन करने का मौका दे तो हम देखते हैं कि ये ग्रुप निकल करके इसके बदले में फिनॉल बन जाएगा। मोस्टली तो रिएक्शन 10 डिग्री के ऊपर ही स्टार्ट हो जाता है, लेकिन 70-80 डिग्री पर मौका देते हैं तो रिएक्शन फटाफट जल्दी हो जाता है। 10 डिग्री पर होगा तो सुबह से होगा तो शाम तक चलता रहेगा, मे भी अगला दिन भी खर्च हो जाए। और 70-80 डिग्री सेल्सियस कर दोगे तो फटाफट रिएक्शन होकर के ये निकला और बदले में ये बना। मैकेनिज्म यही है, ठीक। तो डायजोनियम सॉल्ट्स का जो मेन रिएक्शन है वो यही है कि डायजोनियम सॉल्ट्स क्या करते हैं, मतलब डायजोनियम सॉल्ट्स का इस्तेमाल क्या है कि N2+ को निकालोगे, इस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज आने के बाद फिर ये पानी के मॉलिक्यूल से रिएक्शन करेगा, रिएक्शन करते हुए फटाफट आगे बढ़ेगा। ये रिएक्शन एलिफैटिक कंपाउंड्स में भी पॉसिबल है, ठीक। एलिफैटिक कंपाउंड्स, जैसे अगर एक सिंपल एलिफैटिक कार्बन चेन है, कह दो ऐसा कार्बन चेन है CH3 CH2 CH2 NH2, इसको तुम NaNO2 एक्वस HCl एक्वस, ठीक, 0 डिग्री सेल्सियस रिएक्शन कराओ तो ये वाला NH2 भी क्या होगा, ये बदल जाएगा N2+ में और फिर ये निकल करके भागेगा, ठीक। ये बहुत ज़्यादा अनस्टेबल है, इसकी तो स्टेबिलिटी थोड़ी ठीक ठाक है भी, क्योंकि बेंजीन रिंग और ये दोनों आपस में रेजोनेंस करते हैं, रेजोनेंस से इसकी स्टेबिलिटी थोड़ी ठीक रहती है। लेकिन यहां पर तो किसी तरह का कोई रेजोनेंस भी नहीं है, तो ये लेस स्टेबल कंपेयर टू किसके साथ कंपेयर कर रहे हैं, तो ArN2+ से कंपेयर कर रहे हैं, ठीक। एरोमेटिक रिंग के साथ अगर N2+ है तो इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है, इसकी स्टेबिलिटी कम है। क्यों? क्योंकि यहाँ रेजोनेंस है, बेंजीन रिंग या जो भी एरोमेटिक रिंग है N2+ के साथ रेजोनेंस करके थोड़ी स्टेबिलिटी बना लेता है। तो 0 से 5 डिग्री सेल्सियस पर इसको जिंदा रखा जा सकता है, इतना स्टेबल है कि 0 से 5 डिग्री सेल्सियस पर जिंदा रह लेगा। लेकिन ये इतना ज़्यादा अनस्टेबल है कि 0 से 5 डिग्री सेल्सियस पर भी इसका जिंदा बचना पॉसिबल नहीं है। तुरंत नाइट्रोजन निकलेगा और तुरंत जो है कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, और क्योंकि तुमने सब एक्वस लिया है तो पानी का मॉलिक्यूल तो है ही, पानी का मॉलिक्यूल आएगा यहीं पर रिएक्शन करेगा, और रिएक्शन करने के बाद जैसे यहाँ पर पानी का मॉलिक्यूल रिएक्शन किया तो OH हो गया है ना, तो फाइनली मैकेनिस्टिक वे में लिखते चले जाओगे तो तुम देखोगे CH3 CH2 CH2 OH, ठीक। यहाँ से डायजोनियम से कार्बोकेटायन पानी के मॉलिक्यूल से रिएक्शन करते हुए अल्कोहल बना लेगा, और तुम इसको कंट्रोल नहीं कर पाओगे। तुम सोचोगे कि इसको बचा करके कुछ और कर ले, पॉसिबल ही नहीं है, ये बचेगा ही नहीं, बनते ही तुरंत बेचारा मर जाएगा। ये निकल कर भागेगा, कार्बन पर प्लस, ये पानी के मॉलिक्यूल से रिएक्शन करेगा और OH बन जाएगा, राइट। हम लोगों ने अल्कोहल्स को जब बनाने का मेथड पढ़ा था तो वहाँ पर पढ़ा भी था कि यहाँ से यहाँ अगर तुम्हें आना है, ठीक, तो HNO2 से रिएक्शन करा दो, इसका रिएक्शन HNO2 से करा दो तो NH2 के बदले OH हो जाता है। वहाँ पर हमने इसके बारे में कहा था, ठीक है, इसको बस ऐसे ही थोड़ा याद रखो, मैकेनिज्म सही समय पर देखेंगे। तो आज वो सही समय आ गया। इन दोनों का रिएक्शन कराने पर ये कैसे बन जाता है, तो ये है रास्ता कि NaNO2 और HCl मिलकर के HNO2 बनाते हैं। HNO2 इसके साथ रिएक्शन करेगा तो N2+ बनेगा, और N2+ में से N2 निकल कर भागेगा तो कार्बन पर प्लस आएगा, कार्बन पर प्लस आने के बाद वाटर से रिएक्शन होगा तो ये अल्कोहल बन जाएगा। तो एलिफैटिक डायजोनियम्स बचाए नहीं जा सकते, वो सीधे अपने आप अल्कोहल में कन्वर्ट होकर के ही मानते हैं। एरोमेटिक डायजोनियम को हम इसके बदले OH लगा भी सकते हैं, लेकिन अगर 0 से 5 डिग्री सेल्सियस पर टेम्परेचर को मेंटेन रखें तो OH लगाने से बच भी सकते हैं। फिर अपने डायजोनियम को किसी दूसरे चीज में हम चाहे तो कन्वर्ट कर सकते हैं, राइट। जैसे कुछ और रिएक्शंस देखे जाए, अपने पास डायजोनियम है N2+ और Cl-, चलो यही इसी को ले लेते हैं। हम इसका रिएक्शन करा दें CuCl HCl, क्यूप्रस क्लोराइड, ठीक, क्यूप्रस क्लोराइड,
क्यूप्रस क्लोराइड के बारे में एक चीज बता दें, क्यूप्रस क्लोराइड में कॉपर पर 1 प्लस, Cl पर 1 माइनस। ठीक, एक क्यूप्रिक क्लोराइड भी होता है, कॉपर पर 2 बार प्लस होता है। जब 2 बार प्लस होगा तो इसके साथ Cl2 करना पड़ेगा ना, 2 क्लोराइड जोड़ोगे तब तो मैनेज होगा। तो ये क्यूप्रस, ये क्यूप्रिक। ठीक, इतनी बात तो तुम अपने से समझ जाते हो। अब जो बता रहे वो ध्यान से सुनना। CuCl क्या करता है, इसके 2 मॉलिक्यूल्स मिलकर के साथ में रहते हैं, तो CuCl को 2 बार डबल कर दो तो Cu2Cl2, 2 कॉपर दोनों पर एक एक पॉजिटिव, 2 क्लोराइड दोनों पर एक एक नेगेटिव। तो क्यूप्रस क्लोराइड ऐसे न लिख करके बहुत बार ऐसे लिखा जाता है, तो कहीं बुक में ऐसे न लिख, मतलब कहीं बुक में ऐसे न लिख करके ऐसे लिखा रहे तो भी समझ जाना कि क्यूप्रस क्लोराइड ही है। ठीक, ये भी क्यूप्रस क्लोराइड, ये भी क्यूप्रस क्लोराइड, दोनों एक ही है। ये ज़्यादा एक्यूरेट है लिखने का तरीका। ये तो बस ऐसे ही अब तुम लोगों के लिए लिख देते हैं कि तुम उसी में ज़्यादा कंफ्यूज न हो जाओ कि 2 कॉपर आ गया, किस पर प्लस कितना है, इस में तुम इसमें भी कंफ्यूज हो जाते हो। तो CuCl को बेटर लिखने का तरीका होता है Cu2Cl2, ये इस तरीके से लिखा जाता है। तो ऐसे लिखा हुआ मिले तब भी एक्सेप्ट कर लो, ऐसे लिखा हुआ मिले तब भी एक्सेप्ट कर लो। फिलहाल CuCl एंड HCl दोनों मिलकर के किसी तरह से क्लोराइड आयन देंगे, क्लोराइड आयन आकर के यहाँ पर रिएक्शन करेगा। ठीक, ये निकल करके भागा और क्लोराइड यहीं पर जम जाएगा, क्लोरोबेंजीन। क्लोरोबेंजीन CuBr HBr, ब्रोमाइड मिलेगा, ब्रोमाइड आकर के यहीं पर जम जाएगा, ब्रोमोबेंजीन। CuCN साइनाइड मिलेगा, साइनाइड आकर के यहीं पर जम जाएगा, साइनोबेंजीन। तो इस तरह से क्यूप्रस क्लोराइड, क्यूप्रस ब्रोमाइड, क्यूप्रस साइनाइड से क्लोराइड, ब्रोमाइड और साइनाइड लगाए जाते हैं। इन तीनों रिएक्शंस को कंबाइंडली सैंड मेयर रिएक्शंस, सैंड मेयर रिएक्शंस के नाम से भी जाना जाता है। ठीक, इन्हीं तीनों को ना, कोई और कुछ और मत उसी में तुम अपना सोच लेना। मान लो मेरे को इसकी जगह आयोडाइड लगाना है, तो आयोडाइड लगाना है तो जस्ट Ki एक्वस, एक्वस Ki के साथ रिएक्शन करो, K पर प्लस, I पर माइनस, I माइनस जाएगा, यहां पर रिएक्शन कर जाएगा। ध्यान देना, क्लोराइड की तुलना में ब्रोमाइड अच्छा न्यूक्लियोफाइल है, ब्रोमाइड की तुलना में आयोडाइड और अच्छा न्यूक्लियोफाइल है, फ्लोराइड सबसे खराब न्यूक्लियोफाइल है। फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड ये बेस्ट न्यूक्लियोफाइल है, ये थोड़ा खराब, थोड़ा खराब, थोड़ा और खराब। तो आयोडाइड के साथ रिएक्शन कराना है तो कुछ स्पेशल नहीं चाहिए, पोटेशियम आयोडाइड अकेले काफ़ी है, पानी में घोल करके पोटेशियम आयोडाइड को ले लिया काफ़ी है। ब्रोमाइड के साथ रिएक्शन कराना था तो HBr से काम नहीं चल रहा था, CuBr की भी मदद चाहिए थी, या CuBr भी अकेले काम नहीं कर पा रहा, HBr की भी मदद चाहिए, दोनों मिलकर के कुछ पापड़ बेलते होंगे, एग्जैक्टली नहीं पता है कि क्या क्या होता है। ठीक है, दोनों मिलकर के क्या पापड़ बेलते पता नहीं चला है अभी तक, तो इसीलिए उसके बारे में हम तुम्हें नहीं बता पा रहे हैं। लेकिन CuBr और HBr का कॉम्बिनेशन रहता है तभी रिएक्शन होता है, अकेले HBr ले लोगे तो नहीं होगा, अकेले HCl लोगे तो नहीं होगा, CuCl और HCl का मिक्सचर चाहिए तभी रिएक्शन होता है, सैंड मेयर रिएक्शन। ठीक, जिस बंदे ने ये चीज़ पता लगाया था कि हाँ इसी की मदद से रिएक्शन अच्छा होता है, उस बंदे का नाम सैंड मेयर था, फिर उसी के नाम के बेसिस पर रिएक्शन को सैंड मेयर रिएक्शन अभी तक हम लोग कह रहे हैं ना। आयोडाइड के साथ ऐसा इशू नहीं है, इतना अच्छा न्यूक्लियोफाइल है कि सीधे सीधे इसके साथ रिएक्शन कर जाता है। तो आयोडाइड इसके साथ सीधे सीधे रिएक्शन करेगा, इसको हटाओ और आयोडाइड लगा दो, राइट। और फ्लोराइड, फ्लोराइड तो एकदम बहुत मेहनत करवाएगा तुमसे। अगर मेरे को फ्लोराइड लगाना है तो सबसे पहले चीज, और कोई ऐसा चीज नहीं होना चाहिए जो फ्लोराइड से पहले रिएक्शन कर जाए। अगर मेरे को इसके बदले में फ्लोराइड लगाना है तो कुछ भी ऐसा वैसा न रहे जो फ्लोराइड से पहले रिएक्शन कर जाए। तो हम करते क्या है, सबसे पहले इसको बनाने के बाद इसको HbF4 से ट्रीट करते हैं, H पर प्लस, BF4 पर माइनस। जब इससे ट्रीट करेंगे तो दोनों आपस में बदल जाएंगे, बदल जाने के बाद ये बन गया N2 प्लस और BF4 माइनस। ठीक, ये इनसॉल्यूबल है, इनसॉल्यूबल है तो क्या होगा, जैसे पानी में कोई चीज मिलाओ नहीं घुल रहा है तो क्या होता है, उसका जाकर नीचे डूब जाता है, या हल्का होता है तो ऊपर तैरने लगता है। इनसॉल्यूबल है, नहीं घुल रहा है तो क्या होगा, या तो नीचे डूब जाएगा या तो ऊपर तैरता रहेगा। तो जो भी इसका हो इनसॉल्यूबल है तो पानी में कह दो नीचे डूब गया, डूब गया तो हमने जो है चाय छन्नी लाओ, जिसे चाय छानते हो, कुछ वैसा ही फिल्टर पेपर लाओ, कहने का मतलब है इसको फिल्टर करके बाहर निकाल लो। ठीक, तो ये तुम्हें फिल्टर फ्रॉम द सॉल्यूशन, फिल्टर आउट,
फ्रॉम दिस सोल्यूशन, इसको तुमने सोल्यूशन में से बाहर निकाल दिया, बाहर निकाल दिया तो तुम्हें अब यही चीज मिल गया, लेकिन ध्यान देना यही चीज क्या है, तुम्हें सॉलिड स्टेट में मिल गया, सॉलिड, ये सॉलिड स्टेट में मिल गया। ठीक, थोड़ा स्टेबल है ये थोड़ा स्टेबल होता है, बाकी डायजोनियम सॉल्ट्स थोड़े कम स्टेबल होते हैं, ये थोड़ा स्टेबल है क्योंकि BF4- जल्दी कोई रिएक्शन नहीं करेगा। तो N2+ भागना भी चाहे तो भागने के बाद ये बेचारा बेसहारा बच जाएगा, तो ये उसको भागने नहीं देगा, जब तक इसको कोई दूसरा सहारा ना मिले इसको भागने नहीं देता है। तो ये भागना चाहे तब भी ये इसको भागने नहीं दे रहा है, BF4- कुछ नहीं करेगा। लेकिन जब तुम इसी को हीट करोगे, ठीक, तो ये जो BF4- होता है, BF4- टूट करके बनाता है BF3 + F-। ठीक, यही BF4 टूटेगा, टूट करके BF3 और F- बनाएगा और F- यहीं पर अटैक करेगा, ये निकल कर चला जाएगा, तो तुम्हें फ्लोरोबेंजीन मिलेगा। ठीक, इसको क्या कहते हैं, टेट्राफ्लोरोबोरेट। तो बेंजीन डायजोनियम टेट्राफ्लोरोबोरेट, माइनस का चार्ज होता है तो 8 लगाते हो ना, जैसे फॉस्फेट, नाइट्रेट, सल्फेट, वैसे बोरेट। एल्यूमिनियम रहेगा तो एल्यूमिनेट, सिलिकॉन रहेगा तो सिलिकेट, तो टेट्राफ्लोरोबोरेट आयन इसको कहते हैं। और ये F- भी इतनी आसानी से नहीं देता है, जब हीट करते हो, ठीक, BF4- को हीट करोगे तो हीट करने के बाद ये F- देता है, इतनी आसानी से F- नहीं देता है, इसीलिए इसको थोड़ा बचा करके रखा भी जा सकता है। तो क्लोराइड के बदले BF4 को आने दिया, दोनों मिलकर के इनसॉल्युबल हो गए, फिल्टर करके बाहर निकाला तो डेफिनेटली अभी ये सॉलिड फॉर्म में है, सॉलिड स्टेट में है, और इसको धीरे धीरे हीट किया, हीट करेंगे तो BF4- टूटेगा तो F- मिलेगा, F- इसके साथ रिएक्शन करेगा, इसको हटा दो यहाँ से, तो ये मिल गया तुम्हें फ्लोरोबेंजीन। तो फ्लोराइड ग्रुप लगाने के लिए काफ़ी पापड़ बेलने पड़े, वो पापड़ इसलिए बेलने पड़े क्योंकि फ्लोराइड वीक न्यूक्लियोफाइल है, कुछ भी इधर उधर का चीज़ रहेगा तो फ्लोराइड से पहले रिएक्शन कर जाएगा, और हम नहीं चाहते कि फ्लोराइड से पहले कुछ भी रिएक्शन करे, इसीलिए इसको सॉलिड फेज में आइसोलेट कर लिया। अब तो कुछ है नहीं, बस यही और यही और यही है, तो रिएक्शन होगा तो इसी का होगा, नहीं होगा तो नहीं होगा। तो इसको जब तुम आगे हीट करोगे तो इसमें से F- निकलेगा, F- निकल कर यहाँ पर रिएक्शन करेगा। तो इस वे में एरिल फ्लोराइड भी इससे बनाए जा सकते हैं। ठीक, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, फ्लोराइड, साइनाइड सब बना सकते हो। सब कुछ बना सकते हो। जैसे अब मान लो मेरे को एक कन्वर्जन करना है, हमको बनाना है नाइट्रोबेंजीन से, हमको बनाना है बेंजोइक एसिड। कैसे बनाए, तो हम क्या करेंगे, इस नाइट्रो को NH2 में, फिर इस NH2 को N2+ में, फिर N2+ को साइनाइड में, साइड में रिएक्शन लगा दो तो यहाँ साइनाइड हो जाएगा। अब जब तुम साइनाइड तक पहुंच गए तो साइनाइड क्या है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बड़ा इंपॉर्टेंट ग्रुप है। इस साइनाइड को हाइड्रोलिसिस करो, हाइड्रोलिसिस में क्या होगा, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन है, पानी के साथ एसिडिक मीडियम में इसको बॉयल करो, बॉन्ड टूटेगा, कार्बन पर प्लस प्लस प्लस, नाइट्रोजन पर माइनस माइनस माइनस, पानी का मॉलिक्यूल ब्रेक करो, OH- इसके साथ चिपकाओ, OH- इसके साथ चिपकाओ, OH- इसके साथ चिपकाओ। ठीक, हम मैकेनिज्म में नहीं जा रहे हैं, हम आउट ऑफ द मैकेनिज्म बात कर रहे हैं, जस्ट ऐसे ही प्लस माइनस किस पर आएगा उसको देख करके सॉल्व कर ले जा रहे हैं, बिना मैकेनिज्म में जाए हुए। मैकेनिज्म में जाएंगे तो लंबा कहानी हो जाएगा। हम यहाँ पर डायजोनियम पर बातें कर रहे हैं, इसीलिए दूसरी डायरेक्शन में लंबी कहानी नहीं चलाना चाहते हैं। इसको ब्रेक करो, नाइट्रोजन पर माइनस माइनस माइनस, इस पर प्लस प्लस प्लस, H पर प्लस, OH पर माइनस, तो OH- ला करके कार्बन के प्लस के साथ जोड़ दो। तो जब जोड़ोगे तो क्या होगा, कार्बन के साथ एक OH, दूसरा OH, तीसरा OH, नाइट्रोजन के साथ क्या होगा, H H H 3 बार, NH3, कुछ ऐसा। ठीक, लिख सकते हो ऐसा, कोई मुश्किल नहीं है, ये हम लोगों का तरीका रहेगा ना। ये किसी के साथ लड़ाई मत कर लेना कि नहीं रिएक्शन ऐसे ही होता है, ये हम लोगों का पर्सनल वे, क्योंकि फिर तुम किसी के साथ लड़ाई कर लोगे तो वो कहेगा कि इसका मैकेनिज्म लिख करके दिखाओ, फिर तुम मैकेनिज्म लिखोगे तो जरूर अंडरस्टैंड होएगा। तो किसी के साथ लड़ाई मत करना कि नहीं एकदम यही वाला यही सही तरीका है। ठीक है, ये हम लोगों का तरीका है, जिससे हम लोग सही जगह पहुंच जाएंगे। तरीका भले ही हम लोगों का अपना पर्सनल है, जो कहीं लिखा हुआ ना मिले, हम लोग भले इसको प्रूव न कर पाए, बट इससे हम सही जगह पहुंचेंगे, इसकी गारंटी है मेरी। तो 3 बार हाइड्रोक्सिल ग्रुप स्टेबल होता नहीं है, एक कार्बन पर 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप अनस्टेबल, 3 हाइड्रोक्सिल ग्रुप अनस्टेबल। तो इसमें से क्या करो, पानी का एक मॉलिक्यूल निकालो और इस ऑक्सीजन को कार्बन के साथ डबल बॉन्ड के जरिए जोड़ दो। तो अब क्या हो जाएगा, बेंजीन, कार्बन, एक OH बचा हुआ है,
और एक ऑक्सीजन डबल बॉन्ड प्लस वाटर। तो इस तरह से साइनाइड का हाइड्रोलिसिस करोगे तो कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाता है। ठीक, साइनाइड के हाइड्रोलिसिस से कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाता है। तो साइनाइड ग्रुप काफी इंपॉर्टेंट ग्रुप माना जाता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। ठीक, साइनाइड को फिर और भी दूसरी जगहों पर बदल सकते हैं, जैसे साइनाइड को हम रिडक्शन करा दें। ठीक, रिडक्शन करा दें, रिडक्शन कराओगे तो हाइड्रोजन इधर जोड़ो, हाइड्रोजन इधर जोड़ो, ये हो जाएगा CH2NH2। रिडक्शन के लिए हम लोग लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड यूज कर सकते हैं, या फिर हम हाइड्रोजन और पैलेडियम का इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर हम सोडियम और इथेनॉल का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो इस रिडक्शन को परफॉर्म कर सकती हैं। तुम याद रखना चाहो तो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड को अच्छे से याद रखो, हाइड्रोजन पैलेडियम को भी अच्छे से याद रखो, सोडियम इथेनॉल को भी अच्छे से याद रखो ना। ये तीनों क्या करते हैं, इस पर हाइड्रोजन जोड़ते जोड़ते यहाँ तक पहुँचा देते हैं। तो ये दो बड़े ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है साइनाइड के। इस साइनाइड को तुम कार्बोक्सिलिक एसिड तक हाइड्रोलिसिस के जरिए, साइनाइड को रिडक्शन के जरिए CH2NH2 तक पहुंचा सकते हो। तो इसलिए साइनाइड इंपॉर्टेंट ग्रुप है। तो मेरे को यहाँ पर कार्बोक्सिलिक एसिड चाहिए, तो पहले हम साइनाइड बना लेंगे, फिर अभी साइनाइड का आगे हाइड्रोलिसिस कर देंगे तो COOH हो जाएगा। तो रिडक्शन, डाइएजेटाइजेशन, सैंडमेयर रिएक्शन, हाइड्रोलिसिस, 4 स्टेप पूरा करेंगे तो हम यहाँ से यहाँ पहुंच जाएंगे। राइट, इस चीज को थोड़ा तुम अपने माइंड में रखना ना, धीरे धीरे हमने समय लेकर के बताया है ताकि तुम इत्मीनान से इसको समझ सको। और इसके अलावा ये जो डायजोनियम के रिएक्शंस है, इनका कुछ बहुत ही अच्छे इस्तेमाल, जैसे सपोज मेरे को बेंजीन से होते हुए मेटा डाइक्लोरोबेंजीन बनाना है, मेरे को यहां से यहां पहुंचना है। कैसे पहुंचेंगे? बिना डायजोनियम के सोचेंगे तो बहुत मुश्किल है। ठीक, अगर हमने पिछले 3 लेक्चर्स में इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन पर खूब बातें करी हैं, आज के क्लास में भी बेंजीन रिंग पर ही रिएक्शन हो रहा है। ठीक, पिछले 3 क्लासेज में हम लोग देख रहे थे कि बेंजीन रिंग क्या कर रहा है, बेंजीन रिंग किसी इलेक्ट्रोफाइल के साथ रिएक्शन कर रहा है और इलेक्ट्रोफाइल के साथ रिएक्शन कर रहा है। तो यहाँ जो हाइड्रोजन एटम्स है, इन हाइड्रोजन एटम्स में से कोई एक हाइड्रोजन एटम हटाओ, और मान लो यही वाला हटा दिया, हाइड्रोजन को हटा करके इलेक्ट्रोफाइल लगा दो, तो ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन था। राइट, तो बेंजीन के साथ कोई ग्रुप लगाना है तो एक रास्ता तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, जैसे बेंजीन का नाइट्रेशन कर लिया, बेंजीन का सल्फोनेशन कर लिया, बेंजीन का क्लोरीनेशन, ब्रोमीनेशन, एल्काइलेशन, एसाइलेशन, तमाम सारे रिएक्शन से करा करके बेंजीन के साथ अलग अलग इलेक्ट्रोफिलिक ग्रुप तुम जोड़ सकते हो। आज की क्लास में हम लोग जो पढ़ रहे हैं रिएक्शन बेंजीन रिंग पर ही हो रहा है, लेकिन ये जो N2+ के साथ रिएक्शन हो रहा है इलेक्ट्रोफिलिक नहीं है। जब ये निकल करके भाग रहा है तो कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज, और अब इसके साथ न्यूक्लियोफाइल रिएक्शन कर रहा है। तो आज के रिएक्शंस न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की कैटेगरी में आएंगे, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की कैटेगरी में नहीं आएंगे। पिछले 3 क्लासेज में हम लोगों ने इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन पर खूब डिस्कशन किया था। ठीक, उसके हर एक पॉइंट्स को हमने समझा था। आज के क्लास में हम डायजोनियम का जब रिएक्शन पढ़ रहे थे, ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है। जब ये ग्रुप निकल कर जाएगा तो कार्बन को इलेक्ट्रॉन चाहिए और न्यूक्लियोफाइल इसको इलेक्ट्रॉन देगा। और पिछले क्लास में क्या था, बेंजीन रिंग खुद इलेक्ट्रोफाइल को इलेक्ट्रॉन देता था, तो ये इलेक्ट्रॉन देता था और ये इलेक्ट्रॉन लेता था। इस बार क्या है, ये इलेक्ट्रॉन दे रहा है, वो इलेक्ट्रॉन ले रहा है। तो ये कार्बन इलेक्ट्रॉन ले रहा है, यहां पर क्या था, कार्बन कार्बन बॉन्ड को ब्रेक करके इलेक्ट्रॉन इसको दे रहे थे। तो पिछले 3 क्लासेस में इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की रिंग के ऊपर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो रहा था। आज के क्लास में रिंग के ऊपर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो रहा है। राइट, तो फिलहाल टारगेट क्या है, यहां से यहां पहुंचना। तो चलो, एक क्लोरीन तो हम जानते हैं कि अपने पास बेंजीन है, बेंजीन का क्लोरीनेशन करा दो, क्लोरीन और FeCl3 का मिक्सचर ले लो और तुम जानते हो कि बेंजीन से क्लोरोबेंजीन बन जाएगा। अभी एक और क्लोरीन लगाना है, तो जब तुम अगला क्लोरीन लगाने को जाओगे फिर से क्लोरीन और FeCl3 से रिएक्शन कराओ, इसी में एक क्लोरीन और आएगा। तुम जानते हो कि जो पहला वाला क्लोरीन है वो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिव ग्रुप की तरह से काम करेगा। तो इसके प्रेजेंस में अगला रिएक्शन जब भी होगा या तो ऑर्थो पोजीशन पर होगा या तो पैरा पोजीशन पर होगा, या तो यहां पर होगा या तो यहां पर होगा। मेरे को क्या चाहिए, मेरे को मेटा पोजीशन पर 2 क्लोरीन्स चाहिए। अगर ये रिएक्शन कराते भी है तो जो अगला क्लोरीन आएगा या तो यहां आएगा, ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन बन जाएगा, या तो पैरा पोजीशन पर आएगा।
तो जो अपने को प्रोडक्ट्स मिलने जा रहे हैं वो या तो ये बनेगा या तो ये बनेगा, ठीक है, इन्हीं दोनों में से कोई एक बनेगा, या तो ये बना लो या तो ये बना लो। ये नहीं बन पाया, ये कैसे बनेगा, इसके लिए हम थोड़ा दूसरे तरह से, अब देखो पापड़ बेलेंगे। हम क्या करेंगे, हमने लिया बेंजीन, हमने लिया बेंजीन, ठीक, बेंजीन को रिएक्शन करने दिया HNO3 और H2SO4 से, ठीक, नाइट्रेशन ऑफ द बेंजीन करा रहे हो तो बेंजीन का नाइट्रेशन कराया तो नाइट्रोबेंजीन बनेगा। नाइट्रोबेंजीन एक मेटा डायरेक्टिव ग्रुप है। तो अब अगर हम इसका क्लोरीनेशन करा लें, ठीक, FeCl3 और क्लोरीन का मिक्सचर इस्तेमाल करें, क्लोरीनेशन हो जाएगा। क्लोरीन ये मेटा डायरेक्टिव ग्रुप है तो मेटा पोजीशन पर ही आएगा। सो ये आया क्लोरीन, मेटा पोजीशन पर क्लोरीन आ गया, ठीक। अब एक क्लोरीन और लगाना है, तो देखो इस NO2 को क्या करो, इसको तुम हटाओ, NO2 को बदलो किसमें, NH2 में, सिखाया था ना कैसे बदलोगे। फिर NH2 को बदलो डायजोनियम में, ये भी जानते हो कैसे होगा। फिर डायजोनियम को क्या करो, क्लोराइड में कन्वर्ट कर दो। तो यहां तक आने के बाद इसका रिडक्शन करो, ये बनेगा, इसका डायजोडाइजेशन करो, ये बनेगा, फिर इसका सैंड मेयर रिएक्शन करो CuC क्यूप्रस क्लोराइड और HCl के साथ, तो तुम यहां से यहां पहुंच जाओगे। तो फिर इस ग्रुप के बदले में क्लोरीन आ जाएगा। तो यहां से यहां आने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा अपने को, सबसे पहले हम लोगों ने इसका रिडक्शन करा लिया, ठीक, हमने इसको रिएक्शन कराया, कह दो आयरन और HCl से बॉयल किया, तो ये NO2 से बन गया NH2, ये क्लोरीन उसी तरह से पड़ा रहेगा। फिर इसको जो है NaNO2 और HCl सब कुछ एक्वस सोल्यूशन के अंदर है, 0 से 5 डिग्री सेल्सियस पर रिएक्शन करने का मौका दिया, तो ये बन गया हम लोगों का N2 प्लस Cl-, ठीक, ये वाला क्लोरीन उसी तरह से पड़ा रहेगा। फिर इसके बाद हमने इसको CuCl HCl के साथ रिएक्शन करने का मौका दिया, द ग्रेट सैंड मेयर रिएक्शन। तो इसका डिस्प्लेसमेंट होगा और इसके बदले में क्लोरीन आ जाएगा। तो एक क्लोरीन यहाँ पहले से ही है, तो भी यहीं पर लिख दो, तो मेटा डाइक्लोरोबेंजीन। तो मेटा डाइक्लोरोबेंजीन बनाने के लिए हमको देखो ये ऐसे काफ़ी सर्पीला कार रास्ता फॉलो करते हुए यहाँ तक आना पड़ा ना। पहले नाइट्रेशन किया, फिर नाइट्रेशन के बाद क्लोरीनेशन किया तो मेटा पोजीशन पर क्लोरीन आया, फिर रिडक्शन किया तो नाइट्रो से NH2 बना, फिर NH2 को हमने क्या किया, NaNO2 और HCl से ट्रीट किया तो डायजोनियम बना, फिर डायजोनियम को सैंड मेयर रिएक्शन के जरिए हटा करके इसके बदले में क्लोरीन लगा दिया। तो इस तरह के सिचुएशंस में जहाँ पर नॉर्मल इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के जरिए हम सब कुछ नहीं कर सकते हैं, वहाँ पर कभी कभी डायजोनियम बीच में आकर के हमारा काम आसान बना देता है। ओके, एक और ऐसा ही बहुत ही बेहतरीन कन्वर्जन, सपोज अपने को बेंजीन से ठीक 135 ट्राई ब्रोमोबेंजीन बनाना है। कैसे बनाएंगे, ध्यान से समझना। सबसे पहले इसका नाइट्रेशन करा लो। नाइट्रेशन कराओगे तो क्या हो जाएगा, देखो नाइट्रोबेंजीन बनाने के बाद इसका रिडक्शन करा लो। रिडक्शन कराओगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा NH2। NH2 क्या करता है, रिंग को बहुत जोर से एक्टिवेट करता है। पिछले क्लास में जब हम लोग इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के ऊपर एक्सरसाइज कर रहे थे तो वहां पर ये बात हमने तुम्हें समझाई थी कि NH2 रिंग को बहुत जोर से एक्टिवेट करता है। इसके साथ बस तुम ब्रोमीन को रिएक्शन करने का मौका दो। ब्रोमीन साथ में वाटर भी थोड़ा सा प्रेजेंट रहेगा। ये रिंग इतना ज्यादा एक्टिव है कि ब्रोमीन यहां पर भी रिएक्शन करेगा, ब्रोमीन यहां पर भी रिएक्शन करेगा, ब्रोमीन यहां पर भी रिएक्शन करेगा, तो तुम पहुंच गए यहां तक। NH2 ब्रोमीन ब्रोमीन और ब्रोमीन, ठीक, तुम यहां तक पहुंच गए। अब क्या करना है, देखो नियरली जो हमें चाहिए था वो इसमें आ चुका है। हमको क्या करना है, इस NH2 को हटाना है। ठीक, ये वाला रिएक्शन हम लोगों ने पढ़ा नहीं अभी ना।
इस NH2 को हटाना है। कैसे हटाएंगे? हम इसको हटाने के लिए हम पहले तो इसको बदल देंगे डायजोनियम में, ठीक है। इसको NaNO2 और HCl के साथ रिएक्शन करने दिया तो ये हो गया N2 प्लस Cl माइनस, ठीक है। यहाँ पर एक ब्रोमीन है, यहाँ पर एक ब्रोमीन है, यहाँ पर एक ब्रोमीन है। इस ग्रुप को हटा करके यहाँ H लगाना है और इसके लिए अपने को कुछ खास नहीं चाहिए, H3PO2 एंड वाटर। इसके साथ थोड़ा सा हीट करोगे तो तुम देखोगे कि ये ग्रुप हट करके इसके बदले में हाइड्रोजन आ जाएगा। मैकेनिज्म इसका बहुत अच्छे से नहीं नोन है, तो मैकेनिज्म की बात हम नहीं कर पाएंगे तुम्हारे साथ। जब किसी ने खोजा ही नहीं तो हम तुमको कैसे बताएंगे। तो इसके H3PO2 के साथ रिएक्शन कराओगे, वाटर के साथ रिएक्शन कराओगे तो डायजोनियम ग्रुप के बदले में हाइड्रोजन आ जाएगा। तो यही तो हमें चाहिए था, यहाँ तो हाइड्रोजन है ना, तो हमें यही चाहिए था, ये बन गया, ठीक। इस रिएक्शन को हम अलग से तुम्हारे लिए लिख सकते हैं कि कहीं पर भी डायजोनियम ग्रुप लगा हुआ है, N2 प्लस Cl माइनस है, इसको H3PO2 प्लस वाटर से ट्रीट करोगे तो यहाँ पर ये हो जाएगा H प्लस N2 प्लस HCl प्लस H3PO3, ठीक। जस्ट रिएक्शन को बैलेंस कर दिया, पूरा का पूरा आइटम देखो, 2 नाइट्रोजन वहां पर, एक क्लोरीन और एक हाइड्रोजन मिलाकर HCl, ठीक। एक हाइड्रोजन जो बचा रहेगा वो इसी जगह लगाओगे तो H हो गया, और H3PO2 के साथ इसका ये ऑक्सीजन जोड़ देना तो H3PO3 हो जाएगा। तो रिएक्शन टोटली बैलेंस्ड है ना। मैकेनिज्म तो नहीं लिख पा रहे लेकिन हाँ रिएक्शन को बैलेंस कर दिया तुम्हारे लिए। तो H3PO2 क्या है? ये रिड्यूसिंग एजेंट है, रिड्यूसिंग एजेंट है, और इसको H दे दे रहा है किसी तरह से जुगाड़ पानी करके इसको H थमा दिया कि ये लो H। तो इस ग्रुप को हटा करके H लगा दिया, रिडक्शन हो गया, डायजोनियम का रिडक्शन करा दिया, तो डायजोनियम ग्रुप हट करके हाइड्रोजन आ गया। तो हमको बेंजीन से 135 ट्राइब्रोमोबेंजीन बनाना, तो हमने क्या किया, पहले नाइट्रेशन, फिर नाइट्रो ग्रुप का रिडक्शन, फिर इसको ब्रोमीन के साथ रिएक्शन करने दिया 3 बार ब्रोमीन, फिर इसका डायजोटाइजेशन कर दिया तो डायजोनियम बन गया, और फिर इसका रिडक्शन करने के लिए H3PO2 का इस्तेमाल किया वाटर के साथ, तो ये चीज बन गया, राइट। तो इस चीज को थोड़ा तुम ध्यान रखोगे ना कि इस ग्रुप का रिडक्शन करके इसको हटा करके इसके बदले में वापस हाइड्रोजन भी लगाया जा सकता है। और जब तुम किसी चीज का रिडक्शन करते हो तो ध्यान देना किसी चीज का ऑक्सीडेशन भी होता है। तो इसका हो रहा है रिडक्शन, ठीक, इसका हो रहा है रिडक्शन और इसका हो रहा है ऑक्सीडेशन, ठीक। रिडक्शन ऑक्सीडेशन का कॉन्सेप्ट तुम समझते होगे तो समझ रहे होगे ना। अब हम यहाँ पर रिडक्शन ऑक्सीडेशन का कॉन्सेप्ट तो नहीं जोड़ सकते हैं ना। इसका रिडक्शन हो रहा है, इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। अगर तुम ना समझ पाओ तो अपने दोस्तों के साथ डिस्कस करो जिनको आता है ये चीज, या अपने टीचर्स के साथ डिस्कस करो जो तुम्हें इस पॉइंट को समझा सके। तो तुम्हें रिडक्शन ऑक्सीडेशन अगर अच्छे से आता है तो तुम अपने आप ही समझ चुके होगे। मानो तुम्हें कॉन्सेप्ट पता है लेकिन तुम यहाँ रिलेट नहीं कर पा रहे हो कि कैसे रिडक्शन कैसे ऑक्सीडेशन, तो जस्ट अपने दोस्तों के साथ अपने टीचर्स के साथ डिस्कस करो। यहाँ पर हम दूसरे डायरेक्शन में नहीं जाएंगे ना। तो ये भी डायजोनियम का एक बेहतरीन रिएक्शन है। हम यहाँ पर H3PO2 को बोलेंगे रिड्यूसिंग एजेंट है। ये जो रिडक्शन करने में मदद करता है वो रिड्यूसिंग एजेंट। तो इसका रिडक्शन हो रहा है और इसकी वजह से हो रहा है, ये रिड्यूसिंग एजेंट। एक और भी रिड्यूसिंग एजेंट है, C2H5OH का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जब इसका इस्तेमाल करोगे तो रिएक्शन एज सच रहेगा, N2 प्लस Cl माइनस C2H5OH, रिएक्शन होगा, इसको मिला H, N2 गया बाहर, HCl गया बाहर, और इसका जब रिडक्शन होगा तो इसका ऑक्सीडेशन होगा और ये बन जाएगा, इसको ऐसे लिख दे, C2H5OH को ऐसे लिख दे, CH3CH2OH, ये हो जाएगा CH3COH, ठीक। ऑक्सीडेशन हो जाएगा, अल्कोहल से एल्डिहाइड बन जाएगा। तो ये रिडक्शन, ये ऑक्सीडेशन। अगर बैलेंस करने में कुछ ऑक्सीजन वगैरह और चाहिए तो पानी का मॉलिक्यूल जोड़ देना, अदरवाइज हमको लगता है बैलेंस ही है, ठीक। 3 2 5 1 6 हाइड्रोजन, 3 1 4 1 5 1 6 हाइड्रोजन, ठीक। नाइट्रोजन उधर गया ही है, क्लोरीन बाहर निकल गया, तो ये बैलेंस्ड रिएक्शन चल रहा है। तो इस तरह से इसको हटा करके H लगाना है तो H3PO2 का इस्तेमाल कर सकते हो रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पर, या फिर
इथाइल अल्कोहल का इस्तेमाल कर सकते हो रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पर, और रिडक्शन होगा तो डायजोनियम ग्रुप हटा करके उसके बदले में हाइड्रोजन, डायजोनियम ग्रुप हटा करके उसके बदले में हाइड्रोजन। तो ये भी बड़ा अच्छा रिएक्शन है कि कभी कभी डायजोनियम को हटाना पड़ता है, कभी कभी किसी ग्रुप को हटाना है तो ग्रुप को हटाने का एक तरीका है डायजोनियम वाला तरीका, कि ग्रुप को हटाना है तो डायजोनियम में बदल करके बाहर निकालो, हट गया वो ग्रुप, राइट। ओके, डायजोनियम का एक लास्ट रिएक्शन, चलते चलते एक अंतिम रिएक्शन पर बात करेंगे अब हम। डायजोनियम एज इलेक्ट्रोफाइल, डायजोनियम एज इलेक्ट्रोफाइल। तो हम लोग जानते हैं कि बेंजीन क्या करता है, बेंजीन इलेक्ट्रोफाइल्स के साथ रिएक्शन करता है, और इलेक्ट्रोफाइल्स के साथ रिएक्शन करता है तो क्या होता है, उसमें से कहीं से भी एक हाइड्रोजन हटाओ और हाइड्रोजन हटा करके इलेक्ट्रोफाइल लगा दो, हाइड्रोजन H+ के फॉर्म में बाहर निकल गया। ये है C6H6 और ये हो गया C6H5 और हाइड्रोजन के बदले में इलेक्ट्रोफाइल प्रेजेंट है। अगर अपने पास कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है तो जो इलेक्ट्रोफाइल है वो ऑर्थो पोजीशन या पैरा पोजीशन पर रिएक्शन करेगा, मतलब ऑर्थो और पैरा पर रिएक्शन करेगा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। अगर ये ग्रुप बड़े साइज का है तो बड़े साइज की वजह से रिपल्सन होगा, रिएक्शन ऑर्थो पर न होकर के मेनली पैरा पर होगा। ठीक, इलेक्ट्रोफाइल जो है पैरा पोजीशन पर आ रहा है। तो अगर हम सोडियम फिनॉक्साइड ले लें, ध्यान देना, सोडियम फिनॉक्साइड, फिनॉल होता है, फिनॉल का रिएक्शन NaOH से करा दो, ठीक, Na पर प्लस, OH पर माइनस, H पर डेल्टा प्लस, O पर डेल्टा माइनस, ठीक, H+ को हटाओ, Na+ लगा दो यहां पर। एसिड बेस रिएक्शन है, ये H+ लूज करेगा एसिड, H+ और OH- मिलकर के वाटर बना देंगे, सोडियम को यहां पर चिपका देना, तो ये सोडियम फिनॉक्साइड हो गया प्लस वाटर हो गया। ठीक, और ध्यान देना, अगर अब इन दोनों की जरा एक बार तुलना कर ले, फिनॉल और सोडियम फिनॉक्साइड की, देखो ये अपना लोन पेयर बेंजीन रिंग को डोनेट कर सकता है, ये भी अपना लोन पेयर बेंजीन रिंग को डोनेट कर सकता है, लेकिन इसके पास एक नेगेटिव चार्ज है तो ये जल्दी डोनेट करेगा। नेगेटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रॉन जल्दी डोनेट करता है, क्योंकि नेगेटिव चार्ज से परेशान है, चाहता है कि नेगेटिव चार्ज खत्म हो जाए। नेगेटिव चार्ज खत्म करना है तो क्या करना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉन किसी को डोनेट करना पड़ेगा। तो ये तो इलेक्ट्रॉन डोनेट करता ही करता है, लेकिन ये और अच्छे से डोनेट करता है। तो यहां पर रिंग एक्टिव है, ठीक, इसकी वजह से रिंग एक्टिव हो गया है, इसकी वजह से रिंग सुपर एक्टिव हो गया है, बहुत ज्यादा एक्टिव हो गया है, बहुत ज्यादा एक्टिव हो गया है। और ये बहुत ज्यादा एक्टिव हो गया है तो तुम इसको रिएक्शन करा सकते हो किसी डायजोनियम सॉल्ट के साथ, कह दो N2+ Cl-। ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह से काम करेगा पैरा पोजीशन पर, ठीक, पैरा पोजीशन पर, यहां पर ONA उसी तरह से रहेगा और पैरा पोजीशन पर N डबल बॉन्ड N और उसके पीछे इधर ऐसे जोड़ देते हैं। ठीक, ये जो रिंग है वो तो रहेगा ही रहेगा ना। इस तरह का एक कंपाउंड बनेगा और इस रिएक्शन को नाम देते हैं डाईएजो कपलिंग। डाईएजो कपलिंग ये सब जगह पर नहीं होता है, ठीक, हर प्रत्येक जगह पर नहीं होगा, कहीं पर भी नहीं हो जाएगा। जब बेंजीन रिंग इलेक्ट्रोफाइल से रिएक्शन करने के लिए बहुत ज्यादा एक्टिव है तभी वो डायजोनियम के साथ इस तरह का रिएक्शन कर पाता है। ठीक, बहुत ही वेरी वेरी एक्टिवेटेड, वेरी वेरी एक्टिवेटेड बेंजीन रिंग। बेंजीन रिंग बहुत ज्यादा एक्टिवेटेड है तभी वो डायजोनियम के साथ रिएक्शन करेगा, नहीं तो ये रिएक्शन नहीं हो पाएगा। डायजोनियम एक वीक इलेक्ट्रोफाइल है, नाइट्रोजन पर प्लस है, इसलिए कह सकते हो कि इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा तो ये अपना इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट करेगा, फिर ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का जो मैकेनिज्म समझाया था पूरा का पूरा अप्लाई कर दो, तो या तो ये आर्थो पर रिएक्शन करेगा या तो पैरा पर रिएक्शन करेगा। चूंकि इसकी साइज खुद अपने आप में बहुत बड़ी है तो ये बड़े साइज का ग्रुप है तो आर्थो पर जाना पसंद नहीं करेगा, पैरा पर जाना पसंद करेगा। पैरा पोजीशन पर आया, नाइट्रोजन नाइट्रोजन डबल बॉन्ड, फिर ये ग्रुप डायजो कपलिंग रिएक्शन कहते हैं। ठीक, और इसको ये जो प्रोडक्ट बना है इसको एजो डाई कहते हैं। एजो डाई, एजो मतलब नाइट्रोजन, डाई मतलब कलर, जैसे हेयर डाई होता है ना, बालों में लगाने वाले रंग, कपड़ों को करने वाला डाई होता है, कपड़ों को रंगने के लिए डाई होता है, वैसे ये डाई है। डाई मतलब रंगीन चीज, कलरफुल मटेरियल। एजो डाई मतलब नाइट्रोजन के साथ कलरफुल कंपाउंड, एजो डाई कहते हैं, राइट।
तो ये रिएक्शन डायज़ो कपलिंग जिसको बोलते हो, ये सब जगहों पर नहीं होता है, सिर्फ दो जगहों पर होता है। पहला, सोडियम फिनॉक्साइड रहे, सोडियम फिनॉक्साइड रहे तो उसके साथ हो पाएगा, क्योंकि ऑक्सीजन खूब अच्छे से इलेक्ट्रॉन डोनेट करके रिंग को बिल्कुल एक्टिव बना देता है। और दूसरा, यहां पर कुछ अमीन ग्रुप रहे, ठीक, अमीन ग्रुप, अमीन प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी 3 तरह का हो सकता है। तो कह दो अभी ऐसा अमीन है, ठीक, NH2, H को हटा करके कुछ एल्किल वगैरह भी लगा सकते हो, जैसे N को हटा करके मिथाइल मिथाइल लगा दिया, ठीक, ये प्राइमरी है, इसमें दोनों तरफ मिथाइल लगा दिया, टर्शियरी अमीन है, राइट। तो ये दोनों ही सिचुएशन में, इन तीनों सिचुएशन में अगर कोई डायज़ोनियम सॉल्ट है, क्या दो बेंजीन रिंग ही जोड़ दिया है, फिर बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड है N2+ Cl-, इसके साथ इसका रिएक्शन होगा तो पैरा पोजीशन पर, ठीक, डायज़ोनियम आयन जो है वो पैरा पोजीशन पर इलेक्ट्रोफाइल की तरह से आकर के इसके साथ इसका रिएक्शन होगा N2+ Cl-, पैरा पोजीशन पर, ठीक। नाइट्रोजन भी लोन पर बहुत अच्छे से डोनेट करता है, रिंग को खूब एक्टिवेट कर देता है, तो खूब एक्टिवेट कर देगा तो रिंग एक्टिव है, और एक्टिव रिंग के पैरा पोजीशन पर। इसी तरह से इसके साथ भी यही रिएक्शन कराओगे तो ये नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, रिंग को खूब एक्टिव बना रहा है, और जो रिंग खूब एक्टिव है तो इसका पैरा पोजीशन इसके साथ रिएक्शन करेगा और कलरफुल कंपाउंड्स बनेंगे। जो कंपाउंड्स है दे आर कलरफुल कंपाउंड्स, इसीलिए एजोडाई इनको कह सकते हो। तो डाईएजो कपलिंग, कपलिंग मतलब दो चीजों को आपस में जोड़ देना, तो इसको और इसको जोड़ ही दिया है इसीलिए डाईएजो कपलिंग, इसको इसको आपस में जोड़ ही दिया है डाईएजो कपलिंग। तो ये रिएक्शंस डाईएजो कपलिंग रिएक्शंस के नाम से जाने जाते हैं। ओके, इसका एक बेहतरीन एग्जांपल, ध्यान से यहां पर कुछ पॉइंट्स को समझना, तभी इस एग्जांपल को तुम समझ पाओगे। जब दो बेंजीन रिंग ऐसे फ्यूज्ड रहते हैं तो इसको कहते हो नैप्थालीन, ठीक, नैप्थालीन। फिर इस नैप्थालीन में अगर एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप जोड़ दो, हाइड्रोक्सिल ग्रुप, तो इसको तुम कहते हो नैफ्थॉल, नैफ्थॉल। ये अल्फा पोजीशन, ये बीटा पोजीशन, ठीक। इसी तरह से ये अल्फा, ये बीटा, ये अल्फा, ये बीटा, ये अल्फा, ये बीटा, ठीक। तो अल्फा 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 अल्फा, बीटा 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 बीटा, चारों सब ये चारों अल्फा आपस में बराबर है, कोई भी अल्फा इस्तेमाल करो फर्क नहीं पड़ता। चारों बीटा भी आपस में बराबर है, कोई भी बीटा इस्तेमाल करो फर्क नहीं पड़ता है। तो अगर तुमने यहां पर OH लगा दिया, अल्फा नेप्थॉल, यहां पर OH लगा दिया, बीटा नेप्थॉल, बीटा नेप्थॉल को अल्कलाइन मीडियम में रख दो। अल्कलाइन मीडियम मतलब कह दो तुमने NaOH से रिएक्शन करा दिया थोड़ा, तो Na पर प्लस, OH पर माइनस, O पर माइनस, ठीक, O पर डेल्टा माइनस, H पर डेल्टा प्लस। H प्लस को यहां से हटाओ, Na प्लस यहां ले जाकर के चिपका दो, तो उसका सोडियम सॉल्ट बन जाएगा, O पर माइनस, Na पर प्लस। तो जब बोला जाए कि अल्कलाइन बीटा नेप्थॉल, अल्कलाइन बीटा नेप्थॉल अगर तुमसे कहा जाए तो इसका मतलब यही है कि पहले तो बीटा नेप्थॉल क्या है वो तुम समझना, फिर बीटा नेप्थॉल को कह दो NaOH से रिएक्शन करा दिया तो उसका सोडियम सॉल्ट बन गया। तो अल्कलाइन बीटा नेप्थॉल में यही रहता है, ठीक। और ये ऑक्सीजन क्या करेगा, रिंग को इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। रिंग को जब इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो रिंग बहुत ज़्यादा एक्टिव है, ये वाला नहीं, ये वाला रिंग एक्टिव है, ठीक। ये रिंग खूब ज़्यादा एक्टिव है, और जब ये रिंग एक्टिव है इसको रिएक्शन कराओगे तुम, कह दो तुमने बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड से ही इसको रिएक्शन करने का मौका दिया, तो ये इस वाले पोजीशन पर, ठीक, इस वाले पोजीशन पर आकर के रिएक्शन करेगा। तो ONA उसी तरह से, और इस पोजीशन पर नाइट्रोजन नाइट्रोजन डबल बॉन्ड,
और फिर पीछे ये तुम्हारा जो बेंजीन रिंग है वो भी जोड़ दो। ठीक, एजो डाई अगेन, एजो डाई, ठीक, ऑरेंज रेड कलर का एजो डाई बनता है, ऑरेंज रेड कलर का एजो डाई बन जाएगा। तो अल्कलाइन बीटा नेफ्थॉल के साथ बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड का रिएक्शन, या फिर कोई भी, जरूरी नहीं कि बेंजीन ही रहे, यहाँ पर कोई भी एरोमेटिक रिंग हो सकता है, तो यहाँ पर जस्ट ऐसे भी लिख सकते हो, कोई भी एरोमेटिक रिंग है, एवरीथिंग विल वर्क। तो एरीन डायजोनियम क्लोराइड और अल्कलाइन बीटा नेफ्थॉल को आपस में रिएक्शन कराते हैं। रिएक्शन नियरली 0 डिग्री सेल्सियस पर ही कैरी करते हैं, पूरा का पूरा स्टेप जो है नियरली 0 डिग्री सेल्सियस पर कैरी करते हैं। और इस रिएक्शन को भी डायजो कपलिंग का एग्जाम्पल कहेंगे, और इसमें भी ऑरेंज रेड कलर का डाई बनता है। और इसका इस्तेमाल करते हैं हम लोग प्राइमरी एमीन्स को लैब में टेस्ट करने के लिए। ठीक, अगर अपने पास कोई प्राइमरी एमीन है, प्राइमरी एरोमेटिक एमीन, हमको लैब में उसका टेस्ट करना है। कैसे टेस्ट करेंगे, ध्यान से समझना। चलो अपने पास एक प्राइमरी एमीन है, चलो मान लिया अपने पास एक प्राइमरी एमीन है, ठीक, यहां NH2 कर दो। हमारे पास ये कंपाउंड, हमको चेक करना है कि ये प्राइमरी एमीन है कि नहीं। NH2 रहता है तो प्राइमरी एमीन कहते हैं, ध्यान देना। RNH2 प्राइमरी एमीन, RNHR हाइड्रोजन हटाकर एल्किल लगा दो, सेकेंडरी एमीन, ठीक, सेकेंडरी एमीन, ठीक, 3 बार कुछ एल्किल वगैरह लगा दो तो ये टर्शियरी हो जाता है, टर्शियरी एमीन। और ये क्या है, प्राइमरी एमीन है। तो RNH2 प्राइमरी, R फिर एक ही अच्छा सेकेंडरी एमीन, और कोई हाइड्रोजन नहीं, सब एल्किल एल्किल एल्किल, या इवन एरिल 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 भी हो सकता है, टर्शियरी अमीन। तो ये NH2 है तो प्राइमरी अमीन, ठीक, प्राइमरी अमीन है। इसको क्या करो, इसमें इसको डिसॉल्व करो, डिसॉल्व इन डाइल्यूट HCl, ठीक, फिर 0 डिग्री सेल्सियस मेंटेन करो, फिर एक्वस NaNO2 ऐड करो 0 डिग्री सेल्सियस मेंटेन करते हुए। इसके बाद इसमें अल्कलाइन बीटा नेफ्थॉल मिला दो, ठीक, 0 डिग्री सेल्सियस मेंटेन रखोगे, टेम्परेचर कहीं बढ़ने नहीं देंगे हम, सब कुछ 0 डिग्री सेल्सियस, मतलब 0 से 5 एग्जैक्टली, बिल्कुल 0 रहे कोई जरूरी नहीं, 0 से 5 डिग्री, तो 0 के पास में टेम्परेचर रखोगे। और ऐसा करने पर अगर तुम्हें इतना कुछ मिलाने के बाद ऑरेंज रेड कलर का डाई दिखाई पड़े, मतलब कुछ कलर दिखाई पड़े, तो समझ जाना कि ये अमीन प्राइमरी अमीन था, अदरवाइज प्राइमरी अमीन नहीं था। ठीक, कैसे एक्सप्लेन करेंगे, HCl में डिसॉल्व किया, NaNO2 से रिएक्शन कराया, तो यहां तक आते आते डायजोनियम बन जाएगा, और डायजोनियम और अल्कलाइन बीटा नेफ्थॉल आपस में रिएक्शन करेंगे, तो ये है अल्कलाइन बीटा नेफ्थॉल में यही होता है ना, ठीक, बीटा नेफ्थॉल प्लस NaOH मिल करके ये बनाएंगे, तो अल्कलाइन बीटा नेफ्थॉल में यही है। और ये जो है जब किसी भी डायजोनियम सॉल्ट से रिएक्शन करेगा तो इस तरह से एजो डाई प्रोड्यूस करेगा, ये इलेक्ट्रोफाइल बनकर के इसी पॉइंट पर आकर के रिएक्शन करेगा। तो 2 नाइट्रोजन है, 2 नाइट्रोजन, पीछे जो भी ग्रुप है एरिल ग्रुप है, एरिल ग्रुप। तो HCl में डिसॉल्व किया, NaNO2 मिलाया, यहां तक करते करते डायजोनियम बन चुका रहेगा। फिर डायजोनियम जब अल्कलाइन बीटा नेफ्थॉल से रिएक्शन करेगा तुरंत ऑरेंज रेड डाई प्रोड्यूस होगा, जो कि इंडिकेशन है इस बात का कि यहाँ प्राइमरी अमीन ही रहा होगा। अगर प्राइमरी अमीन ना होता तो डायजोनियम न बनता, और डायजोनियम न बनता तो फिर ऑरेंज रेड डाई भी न बनता। तो ऑरेंज रेड डाई बनने का मतलब डायजोनियम बना, डायजोनियम बनने का मतलब ये प्राइमरी अमीन ही था। तो प्राइमरी अमीन का ये टेस्ट है। फिर इसमें एक और जरूरी चीज तुम समझ सकते हो, रिएक्शन इसी जगह पर क्यों हुआ, यहां पर वगैरह वगैरह जगहों पर क्यों नहीं हुआ। तो इट्स सो सिंपल, नॉट डिफिकल्ट, सो सिंपल। कह दो कि कोई एक जनरल इलेक्ट्रोफाइल है, ये हो गया तुम्हारा नेफ्थॉल O- Na+, ठीक, ये Na+ ऐसा ही है, किसी काम का नहीं, इसको हटाओ, O- पर ध्यान दो, ये इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है इसको ना। कोई भी इलेक्ट्रोफाइल है वो या तो यहां रिएक्शन करेगा, या तो यहां रिएक्शन करेगा, या तो यहां रिएक्शन करेगा। चूंकि ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिव है, तो ऑर्थो पोजीशन ये रहा, दूसरा पोजीशन ऑर्थो पोजीशन, इधर से दूसरा पोजीशन ये भी ऑर्थो पोजीशन, चौथा पोजीशन ये वाला 1 2 3 4, चौथा पोजीशन बोले तो पैरा पोजीशन। इलेक्ट्रोफाइल या तो यहां रिएक्शन करेगा,
या तो यहाँ रिएक्शन करेगा तो यहाँ रिएक्शन करेगा, यहाँ तो जगह ही नहीं है, मतलब रिएक्शन यहाँ होगा चाहे यहाँ होगा। चलो हम दोनों सिचुएशन सोच लेते हैं। इलेक्ट्रोफाइल को अगर यहाँ जोड़ा हमने तो इलेक्ट्रोफाइल को तुमने यहाँ पर जोड़ दिया, जानते हो ना, यही वाला बॉन्ड तोड़ोगे, इलेक्ट्रोफाइल यहाँ जोड़ोगे, प्लस का चार्ज यहाँ आएगा, पॉजिटिव चार्ज यहाँ आया, ऑक्सीजन पर माइनस, ये वाला डबल बॉन्ड उसी तरह से। ठीक, अब क्या करो, इलेक्ट्रोफाइल को तुम यहां पर जोड़ो, इलेक्ट्रोफाइल यहां जोड़ा। ठीक, ये वाला डबल बॉन्ड तोड़ोगे, इलेक्ट्रोफाइल यहां जोड़ोगे तो प्लस यहां आएगा। ठीक, ये डबल बॉन्ड और ये O पर माइनस। ठीक, ये कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट। इस पॉजिटिव चार्ज को ऑक्सीजन के नेगेटिव चार्ज से स्टेबिलिटी मिलेगी, इसीलिए रिएक्शन फटाफट इधर भागेगा। इस पॉजिटिव चार्ज को ऑक्सीजन के नेगेटिव चार्ज से स्टेबिलिटी नहीं मिलेगी। ठीक, डायरेक्ट स्टेबिलिटी तो नहीं मिलेगी। हाँ, ये पॉजिटिव चार्ज इधर इस रिंग में से घूमते घामते इधर से होते हुए इसके पास पहुंचे तो मिल सकती है। तो अगर इस रिंग को डिस्टर्ब ना करें, ठीक, कह दे इस रिंग को हमें डिस्टर्ब नहीं करना है, इसको ऐसे ही बचा करके रखेंगे। ठीक, पॉजिटिव चार्ज को इधर से नहीं जाने दे रहे हैं, इसको बचा करके रखेंगे। ये वाला रिंग इन्वॉल्व हुए बिना ये पॉजिटिव चार्ज इसके जरिए स्टेबलाइज हो रहा है। ठीक, केवल इसके जरिए नहीं स्टेबलाइज हो रहा है, पॉजिटिव चार्ज इस डबल बॉन्ड के साथ भी रेजोनेंस कर सकता है। तो ये पॉजिटिव चार्ज डबल बॉन्ड के साथ भी रेजोनेंस करेगा, ऑक्सीजन का भी फायदा उठाएगा, काफी स्टेबल हो जाएगा और रिएक्शन फटाफट इस रास्ते पर जाएगा। जबकि अगर इलेक्ट्रोफाइल इधर जोड़ दिया तो ये पॉजिटिव चार्ज न तो इस डबल बॉन्ड का फायदा उठा पाएगा, न तो इस नेगेटिव चार्ज का फायदा उठा पाएगा। इस रिंग को अगर शामिल न करे तो ये पॉजिटिव चार्ज इसका इसका किसी का भी फायदा नहीं उठा पाएगा, तो ये बहुत अनस्टेबल है, रिएक्शन इधर नहीं आएगा। तो ये लेस स्टेबल, ठीक, लेस स्टेबल, ये मोर स्टेबल, इसीलिए रिएक्शन इसी रास्ते पर जाएगा, इस रास्ते पर नहीं जाएगा। ठीक, ये थोड़ा सा हम लोग ज़्यादा डेप्थ में चले गए, लेकिन ज़रूरी था वहाँ तक जाना। ओके, तो ये हमने ख़त्म किया तुम्हारे लिए डायज़ोनियम सॉल्ट्स के ऊपर पूरा का पूरा कथा। डायज़ोनियम सॉल्ट्स क्या होते हैं, स्ट्रक्चर तुम्हें समझाया कि N2+Cl- अच्छा लिविंग ग्रुप होता है, निकल करके भागता है, फिर वहाँ न्यूक्लियोफाइल लगाते हो। फिर हमने तुम्हें बताया कि इसको बनाने का मेथड क्या होता है, कि कोई प्राइमरी एमीन लेते हैं, Na, NO2 और HCl से रिएक्शन कराते हैं तो डायज़ोनियम बनता है। फिर ये अनस्टेबल होता है तो इसको 0 से 5 डिग्री सेल्सियस में बचा करके रखते हैं। फिर इसका जो जो इस्तेमाल करना है इस्तेमाल करेंगे, इसके बदले क्लोरो लगा सकते हैं, ब्रोमो, आइडो, फ्लोरो, हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगा सकते हैं, ये सारे ग्रुप्स लगा सकते हैं, साइनो लगा सकते हैं। राइट, इसको हटा करके हाइड्रोजन भी लगा सकते हैं, रिडक्शन करा दे H3PO2 या फिर C2H5OH के साथ रिडक्शन करा के इसके बदले में हाइड्रोजन लगा सकते हैं। एंड फाइनली लास्ट रिएक्शन डाइएजो कपलिंग, कि कोई डायज़ोनियम है, अल्कलाइन बीटा नेप्थॉल को या किसी भी सोडियम फिनॉक्साइड, मतलब बहुत सारी बातें थी, छोड़ो कौन इतना कह पाएगा। लास्ट में तुम्हें डायज़ो कपलिंग बताया और फिर अंतिम में चलते चलते कुछ और गहरी गहरी हम लोगों ने बातें की। ठीक, जैसे जैसे लेक्चर आगे बढ़ा वैसे वैसे गहराई आगे बढ़ी, तो मे भी सभी लोग लास्ट तक ना समझ पाए, जो जहाँ तक समझा वहीं तक बढ़िया। शुरू में थोड़ा आसान था, फिर थोड़ा सा और गहराई बढ़ी, फिर थोड़ा सा और गहराई बढ़ी और अंतिम में आते आते अल्टीमेट हो गया। यहाँ तक सारे बच्चे समझ नहीं पाते, जो जहाँ तक समझा वहीं तक ठीक। हमने इस वे में शुरू से अंतिम तक पढ़ाया है कि तुम जहाँ तक समझ गए वो तुम्हारा, जो नहीं समझ पाए उसके लिए परेशान मत होना। ठीक, वैसे सब कुछ सिंपल था। पीछे जो 3 लेक्चर्स हमने बनाए हैं एरोमेटिक सीरीज पर, एरोमेटिक न्यूक्लियस के साथ रिएक्शंस, उन तीनों लेक्चर्स को तुमने अच्छे से पकड़ा होगा तो फिर इस लेक्चर में कोई मुसीबत नहीं आई होगी। हाँ, उन तीनों से तुम बच करके सीधे यहीं पर चले आ रहे हो तब तुम्हारे लिए मुसीबतें रही होंगी। तो उन तीनों लेक्चर्स पर अच्छी पकड़ रही होगी तो फिर आज की क्लास में ऐसा कुछ नहीं था जो तुम्हें परेशान कर सकता। राइट, तो आज का क्लास जो है अब यहीं पर समाप्त होता है, फिर मिलेंगे दूसरे क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।